नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले दो वीडियोज में बताया था, जो सीएनटी एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके पश्चात हमने अध्याय 1 से लेकर 5 तक की बातें कर ली थी। तो एक ओवरव्यू ले लेता हूँ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करूँगा। तो हमने अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम एवं प्रसार को पढ़ लिया था। अध्याय 2 में हमने काश्तकारों के वर्ग के बारे में पढ़ लिया था, जो कि आपका धारा 4 से लेकर 8 तक है। अध्याय 3 में हमने भूधारक के बारे में पढ़ लिया था। भूधारक से संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा 9 से लेकर 14 तक थी, हमने उसे देख लिया है। उसके पश्चात हमने देखा रैयत को और फिर खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को। तो इस प्रकार से हम लोग कुल मिला के अभी तक 37 धाराओं के बारे में चर्चा कर ली है। और अब जो हम चर्चा करने जाएंगे वह होगा अध्याय 6। अध्याय 6 यानी कि अनअधिभोगी रैयत। अध्याय 6 और अनअधिभोगी रैयत। अनअधिभोगी रैयत के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अनअधिभोगी रैयत है क्या, इस बारे में बात करेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा 38 है। पहला धारा 38 क्या कहता है? धारा 38 का जो आपका डिटेल है उसमें लिखा हुआ है कि अनअधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा, यानी कि धारा 38 में प्रारंभिक लगान और पट्टा से संबंधित है। आपका धारा 38 में प्रारंभिक लगान और पट्टा से संबंधित है, यानी कि अनअधिभोगी की जो भूमि होगी, अनअधिभोगी की जो भूमि होगी उसका लगान और भूस्वामी के द्वारा कराए गए करार यानी कि पट्टा के आधार पर ही तय होगा। यानी कि अनअधिभोगी रैयत का जो प्रारंभिक लगान और पट्टा जो है वो भूस्वामी के द्वारा जो तय किया गया है उसी के अनुसार होगा। 39 क्या कहता है, इस प्रकार से देखेंगे कि धारा 39 क्या कहता है। धारा 39 कहता है कि अनअधिभोगी रैयत जो है, अनअधिभोगी रैयत जो है उसको, अनअधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान, जो उसका जोत है उसका लगान, उसके लगान को उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार करार किया गया है। जिस प्रकार करार किया गया है इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से करार किया गया है उसी प्रकार से अनअधिभोगी रैयत को यहाँ पर जो लगान है वो देना पड़ेगा। अनुच्छेद 40 क्या धारा 40 क्या कहता है, सॉरी अनुच्छेद बोल देता हूँ। धारा 40 क्या कहता है? धारा 40 कहता है इसमें जो अनअधिभोगी रैयत है उसके लगान में वृद्धि किस प्रकार से होगी, इस बारे में बात करता है कि उसका लगान में वृद्धि किस प्रकार से होगी। यानी कि लगान में अगर कभी वृद्धि करना हो तो वह किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए जो शर्तें दी गई है कि लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत, लगान में वृद्धि जो होगी वो रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करार तथा या धारा 42 के अनुसार अधीन जो करार किया जाएगा, यानी कि धारा 42 के अधीन जो करार होगा उसी करार के सिवाय किसी भी तरह से इसमें लगान में वृद्धि नहीं किया। यानी कि यहाँ पर धारा 42 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धारा 42 के द्वारा जो करार किया जाएगा उसी करार के आधार पर लगान में वृद्धि किया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका दिया गया है आपका 41। जो धारा 41 है उसमें क्या है? धारा 41 में आपका है अनअधिभोगी रैयत की बेदखली के संबंध में। यानी कि यहाँ पर बेदखली के संबंध में लिख देता हूँ, बेदखली के संबंध में। धारा 42 क्या है? बेदखली के संबंध में किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी अनअधिभोगी रैयत को किन आधारों पर उसे बेदखल किया जाएगा, इस बारे में इसमें बात हुई है धारा 42 में। तो किसी भी अनअधिभोगी क्या है, उसका कुछ आधार है, कुछ पॉइंट है। तो उस पॉइंट को हम जानते हैं। पहला है कि कृषि वर्ष के
पहला पॉइंट उसमें होता है कि कृषि वर्ष जो होता है उसमें अगर प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों तक लगान अगर नहीं दिया गया, प्रारंभ के वर्षों के जो कृषि वर्ष होगा उसके अंतर्गत अगर 2 कृषि वर्षों के दौरान उन्होंने लगान को नहीं दिया हो, जोत का भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग किया हो, यानी कि जोत की भूमि जो दी गया है उसका प्रयोग सही ढंग से ना किया हो, उसका प्रयोग अनएप्रोप्रिएट तरीके से किया गया हो, या फिर रजिस्ट्रीकृत जो पट्टा है उसका पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, इस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। यानी कि एक जो आपका पहला हो गया कि जो कृषि वर्ष है उसमें 2 कृषि वर्षों के बीच में उन्होंने लगान न दिया हो, दूसरा हो गया कि उस जो भूमि है उसका किसी और रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, और तीसरा आपका हो गया कि अगर उसका जो करार है वह समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसे बेदखली किया जा सकता है। तो इसी में आपका 42 क्या बोलता है, धारा 42 क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई जा रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं आते हैं, तो उस आधार पर पढ़ेंगे कि 5 नंबर हमको फिक्स कर लेना है। तो 42, जैसे कि 42 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है लगान वृद्धि में, तो किस प्रकार से लगान में वृद्धि के लिए यह बोला गया, तो इसमें होता क्या है कि अगर रैयत उचित समझे, 42 में बोला गया है कि अगर रैयत उचित समझे तो सामयिक लगान का भुगतान करके से अगर इनकार कर देता है, तो भुगतान करने से, सामयिक लगान का भुगतान करने से अगर इनकार कर देता है, रैयत अगर यह समझता है कि सामयिक, तो भूस्वामी रैयत को बेदखल कर सकता है, या उपायुक्त के यहाँ एक अर्जी देगा कि इसकी जो है आपका लगान पर सुनवाई करे और इसे बेदखल करने का जो है फरमान वो जारी करे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये है अनुच्छेद बोल रहा 38 से लेकर 42 तक खत्म हो जाता है, और अध्याय 6 अनअधिभोगी रैयत से संबंधित जो बातें हैं वो खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप लोग परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देंगे तो प्रश्न यही से आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आप लोग को डीप में नहीं जाना है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने का इसमें वैसा बहुत ज़्यादा अंतर तक जाने का भी कोशिश ना करना है, वैसे पढ़ना है जैसे कि प्रश्न आपका उचित ढंग से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम अब जो जाएंगे चैप्टर अध्याय 7 में, अध्याय 7 में क्या है, अध्याय 7 में जो अध्याय 4 में क्या था, रैयत, और अध्याय 6 में जो अभी हम लोग पढ़ा अनअधिभोगी रैयत। ठीक है, अध्याय 4 मतलब इसमें जो अध्याय 7 में है वो है अध्याय 4, अध्याय 04 और 06 में जो छूट प्राप्त भूमियां हैं उसके बारे में है, में जो छूट प्राप्त भूमियां हैं उस बारे में इसमें बात की गई है। जो छूट प्राप्त भूमियां हैं उसके बारे में बात किया गया है। यह है आपका धारा 43 में। धारा 42 तक हमने पढ़ लिया छठा में। अब धारा 43 क्या बोलता है, धारा 43 बोलता है कि सरकार के द्वारा स्थानीय या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित किसी छावनी के भीतर सरकार के द्वारा स्थानीय या रेलवे कंपनी या किसी छावनी के लिए अर्जित भूमि के भीतर सरकार की भूमि ऐसी भूमि जिसका उपयोग आपका नहर, सड़क, तटबंध, बांध के रूप में है, तो भूस्वामी को विशेष अधिकार प्राप्त होगा। भूस्वामी को विशेष अधिकार युक्त भूमि पर भूस्वामी को विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि अधिकारी द्वारा 1 वर्ष के लिए या अधिक वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर या 1 वर्ष रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर या 1 वर्ष के से या उससे कम अवधि 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए
लिखित या मौखिक पट्टे के आधार पर दिया हुआ हो और उपायुक्त मामलों को लगान मुक्त भूमि रखेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टर्म है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूं कि कैसे समझना है। कहता है कि सरकार के द्वारा स्थानीय प्राधिकार में या रेलवे या कंपनी के लिए अर्जित भूमि जो किसी छावनी के भीतर हो की भूमि हो या ऐसा भूमि हो जहां पर जिसका उपयोग ऐसा भूमि हो जिसका उपयोग सड़क, नहर निर्माण, तटबंध निर्माण, बांध निर्माण आदि के रूप में हो, तो भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि जब किसी अधिकारी के द्वारा 1 वर्ष या अधिक वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर या 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर दिया हुआ हो, तो उपायुक्त जो है इस भूमि को लगान मुक्त रखेगा। ऐसा धारा आपका 43 आपको कहता है। ठीक है, धारा 43 क्या कहता है? जो मुक्त रखेगा। ठीक है, धारा 43 हो गया और अध्याय आपका 7 भी क्लियर हो गया। अध्याय 8 में क्या है? अध्याय 08 में क्या है? तो अध्याय 8 में है जोतों और भूधृतियों के पट्टे का अंतरण। जोतों और भूधृतियों के पट्टे का अंतरण। इस बारे में आपका ये है। यह धारा आपका 44 से लेके 51 तक है, 44 से 51 तक है। इतनी धाराएं हैं, लेकिन सभी धाराओं को हम नहीं देंगे। पहले धारा 44 क्या बोलता है, 44 क्या बोलता है, इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा अधिभोगी रैयत 44 बोलता है, ऐसा अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जाति का सदस्य हो, उपायुक्त के पूर्व मंजूरी से अपनी जोत या किसी भाग को अपने अधिकार को विक्रय किया हो या विनिमय या दान किया हो या उसका बिल बना लिया हो, तो दूसरे अनुसूचित जाति व्यक्ति को ही अंतरित कर सकेगा। यही मामला यहीं पर फंसता है। ऐसा अधिभोगी रैयत अगर अनुसूचित जनजाति का है तो वह अनुसूचित जनजाति को ही यह बिल या ट्रांसफर कर सकता है। इसमें जो उसी पुलिस थाने का भी हो, इसमें निश्चित है कि जो अनुसूचित जनजाति को जो ट्रांसफर करेगा वह भी उसी पुलिस थाने का निवासी हो या उसी क्षेत्रीय सीमा या स्थानीय सीमाओं के भीतर का ही निवासी हो जिसके भीतर जोत स्थित हो, और प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी जिसके भीतर जोत स्थित हो और जो अपने रैयत और भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। और इसमें क्या होगा, जिसमें उसकी जोत की सीमा, वार्षिक लगान की रकम के साथ साथ लगान की किस्तें भी इसमें मेंशन होगी। अगर लगान कहा गया है कि अगर लगान वस्तु के रूप में अगर देय होगा, इसमें कहा गया है कि अगर लगान वस्तु के रूप में देय होगा तो उपज का अनुपात होगा उसी अनुपात में विशेष शर्तें लिखी रहेगी जो उपज का। तो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि वह अगर किसी को पट्टे पर या बिल पर दे रहा है या किसी प्रकार से वो मतलब बेचने का कोशिश कर रहा है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में जाएगा
और उसी को बेच सकता है जो उसी जनजाति का हो या वहाँ के अनुसूचित जनजाति का हो और उस थाना क्षेत्र में निवास करता हो, उस मौजा के अंतर्गत निवास करता हो जहाँ जमीन हो, और जो लगान की शर्तें हैं वह लगान की शर्तें उसी अनुसार होगी जिस अनुसार तय हुआ है। और उसमें दोनों तरह का लगान के बारे में बात किया गया। पहला लगान का शर्त था कि आपका या तो पैसे से बात हुई हो या ट्रांसफर हुआ हो, या तो लगान की रकम से बात हुई हो, या फिर लगान को वस्तु से बात की गई हो कि इतना वस्तु या इतना हम उसमें लगान देंगे। तो इस अनुसार यह जो है आपका धारा 44 इस प्रकार से आता है। तो धारा 44 हो गई। अब हम धारा 45 की बात करेंगे। धारा 45 क्या कहती है? धारा 45 कहती है कि भूस्वामी, धारा 45 कहती है कि भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे के अनुरूप एक प्रतिलेख लिखेगा जिसे पाने का अधिकार भूस्वामी को होगा। यानी कि रैयत अगर ए है तो ए एक प्रतिलेख लिखेगा जो बी भूस्वामी को मिलेगा। प्रत्येक बार एक प्रतिलेख लिखेगा और वह प्रतिलेख भूस्वामी को मिलेगा। यह हमारा धारा 45 कहता है। धारा 46 क्या कहता है? धारा 46 कहता है रैयतों का, धारा 46 कहता है कि रैयतों का अधिकारों का अंतरण में प्रतिबंध है। रैयतों का अधिकारों के अंतरण में प्रतिबंध करता है। अधिकारों के अंतरण में प्रतिबंध है। तो किस प्रकार से प्रतिबंध है, इसमें कॉलम 1, 2 ये ध्यान देंगे कि ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। रैयत द्वारा, पहला कहता है कि रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग का, रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग का अधिकार बंधक या पट्टे पर 5 वर्ष से, ध्यान रखेंगे 5 वर्ष से ज्यादा की काल अवधि, 5 वर्ष से ज्यादा की काल अवधि के लिए विक्रय दान या किसी अन्य संविदा का अंतरण किसी हद तक विधिमान्य नहीं होगा, परंतु कोई रैयत अपनी जोत को या उसके किसी भाग को, उसके किसी भाग को 7 वर्षों से कम अवधि या कालावधि के लिए भुगत बंध बंधक जो हमने पढ़ चुका था उस बारे में, भुगत बंध बंधक के रूप में बंधक कर सकेगा। यानी कि वह 5 वर्ष से ज्यादा की कालावधि के लिए विक्रय दान या किसी अन्य संविदा का अंतरण किसी हद तक विधिमान्य नहीं होगा, परंतु 7 वर्षों से कम अवधि के लिए वह भुगत बंध बंधक मतलब तो आप समझे ही थे कि भुगत बंध बंधक, अगर नहीं तो पिछला वीडियो देख लेंगे, फिर भी ओवरव्यू बता देता हूँ। भुगत बंध बंधक वैसा जमीन होता है जिस जमीन में अंतरम तो जोत को मिल जाता है, जोत उसमें खेती करती है, और जिन्होंने बंधक रखा है उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। यही हमारा भुगत बंध बंधक कहलाता था। तो इसमें जो दूसरा नियम था, वो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग का अपने अधिकार का उपधारा 1 से अंतरण भूस्वामी पर आबद्ध कर होगा, यानी कि बिंडिंग होगा। भूस्वामी से आबद्ध कर होगा मतलब बिंडिंग होगा। ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट कहता है जो उपधारा 1 के उल्लंघन, अगर 1 का उल्लंघन कर कोई अगर अंतरण या रजिस्ट्री करवा लेता है और अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो वह बात जो होगा उसमें पक्षकार, अनुसूचित जनजाति का पक्षकार दूसरा भी अनुसूचित जनजाति ही होना चाहिए।
और चौथा बोलता है कि रैयत की उपधारा के खंड का, जो रैयत की उपधारा के खंड क के अधीन अपने जोत या उससे किसी भाग, अपने जोत या उसके किसी भाग को अपने अधिकार में जिस कालावधि या जिस कालावधि के लिए अंतरित किया हो, जिस कालावधि के लिए अंतरित किया हो, उस कालावधि के दौरान या 3 वर्षों के भीतर किसी भी समय उपायुक्त, किसी भी समय डीसी के पास, उपायुक्त के पास रैयत के लिए आवेदन करेंगे और रैयत को ऐसी जोत या उसके भाग का कब्जा मिलने का संभावना हो जाएगा। नियम है ऐसा। धारा 47 क्या बोलता है? धारा 47 क्या बोलता है? न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय में प्रतिबंध। इसमें है आपका, इतना ही पढ़ेंगे, के न्यायालय के आदेश के अधीन न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय प्रतिबंध। यानी कि न्यायालय अगर किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या जोत, किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या जोत के लिए जो किसी भाग का अधिकार विक्रय के लिए अगर कोई आदेश नहीं पारित होता है, विक्रय के लिए अगर कोई आदेश नहीं पारित होता है, तो वह किसी भाग का अधिकार के लिए कोई विक्रय का आदेश पारित नहीं होगा। इसके लिए लेकिन लगान की वसूली न होने पर, लगान की वसूली अगर नहीं होती है तो किसी प्रकार का उधारी है और उसकी वसूली के लिए अगर राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण की वसूली करना चाहे तो बिहार और उड़ीसा के अधिनियम द्वारा बेचा जा सकता है। बिहार और उड़ीसा के जो अधिनियम था उसके अनुसार बेचा जा सकता था, जो कि 1 जनवरी 1903 जिस समय हमारा यह ड्राफ्ट बना था कि पूर्व किसी जोत के लिए विक्रय की रजिस्ट्रीकृत संविदा का निष्पादन का अधिकार प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि कहने का मतलब है, अगर न्यायालय किसी चीज का आदेश नहीं दिया है तो रैयती अधिकार प्राप्त जो भूमि होगा उसका विक्रय नहीं होगा। परंतु ऐसी स्थिति में अगर जमीन को मॉर्गेज रख के अगर कोई लोन वगैरह लिया है, जमीन को मॉर्गेज रख के कोई लोन वगैरह लिया है या लगान नहीं चुकता कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रीयकृत बैंक से उन्होंने लोन लिया है तो राष्ट्रीयकृत बैंक को यह अधिकार बन जाता है कि उस भूमि की वो नीलामी कर सके। और दूसरी बात और एक है कि अगर यह सारी बातें तभी हो सकती है जब 1 जनवरी 1903 के पहले किसी जोत का विक्रय के लिए रजिस्ट्रीकरण संविदा हो चुका हो, और उस जो 1 जनवरी 1903 के बाद जो ड्राफ्ट बना है वह इसमें प्रभावी आपका नहीं होता हो, यानी कि वह प्रभावी नहीं होगा। तो धारा 48 क्या बोलती है? हम उन्हीं धाराओं को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। धारा 48 है आपका भूमिहरी भूधृति के अंतरण में प्रतिबंध। अंतरण प्रतिबंध मतलब ही साधारण से समझ जाए कि उसे आपका ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इसका डिस्कस जो है उसमें क्या क्या हम समझेंगे किस प्रकार से। तो इसमें कि कोई भी भूमिहरी कुटुंब का कोई भी सदस्य, भूमिहरी कुटुंब बोलते हैं इसलिए क्योंकि उनका जो कुटुंब पारिवारिक सदस्य होता है उसे कुटुंब ही बोला जाता है, कुटुंब न्यायालय में ही इस सबका फैसला भी होता है। तो कहा भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध है, तो उसके द्वारा धारित जो अधिकार है उसके द्वारा धारित है, अथवा उसका किसी भाग, जो रैयत है वह रैयत या उसका किसी भाग को
वो उसी रीति से अंतरित कर सकेगा जैसे कोई आदिवासी रैयत अपनी जोत का अंतरण करता है। मतलब उसी रीति से भूइंहरी और भूधृति वाला भी अंतरण करेगा, जैसा कि कोई आदिवासी मतलब आपका वही आदिवासी रैयत, मतलब आपका क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति का जो रैयत है, जिस प्रकार से अपना ट्रांसफर करता है या बेचता है, उसी प्रकार से मतलब वही सेम चीज़ है कि वही उस थाना में निवास होना चाहिए, उसी जोत में होना चाहिए या उस एरिया का ही होना चाहिए। जो जो नियम है उसी नियम इसमें भी लागू होता है। दूसरी बात होती है, पहली बात तो वो हो गई कि आदिवासी नियम के अनुसार ही अंतरित किया जा सकता है। दूसरी बात होती है कि राज्य सरकार अगर भूइंहरी कुटुंब के किसी भी व्यक्ति को या भूधृति को अगर विक्रय दान या विनिमय बिल द्वारा अंतरित करता है तो उसके लिए अंतरित करने की अनुज्ञा के लिए नियम वह बना सकती है। और तीसरा इसमें पॉइंट बनता है, तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है कि ऊपर वर्णित जो दोनों हैं, ऊपर वर्णित जो भूधरी भूधृति अंतरण, भूइंहरी भूधृति अधिनियम किसी भी सीमा तक विधिमान्य नहीं होगा, किसी भी सीमा तक आपका विधिमान्य ये नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या होगा कि भूइंहरी कुटुंब जो होगा वह सदस्य किसी भी भूइंहरी भूमि का अंतरण नियम के विरुद्ध किया तो फिर उपायुक्त के पास वह आवेदन जाएगा, उपायुक्त के पास पुनः आवेदन जाएगा और उपायुक्त जो अंतरित भूमि है उसमें बेदखल करने का पावर रखता है। तो इसमें भी जो छोटानागपुर भूधृति अधिनियम है, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 जो है, उसमें जो परिभाषित किया गया है भूधृति का या भूइंहरी भूधृति का जो परिभाषा दिया गया है, उसी परिभाषा के अनुसार यह भी माना गया है कि ऐसी भूमि को उसी रीति और उसी सीमा तक अंतरित किया जा सकता है, उसी रीति या उसी सीमा तक अंतरित किया जा सकता है, उसी रीति या उसी सीमा तक अंतरित किया जा सकेगा जैसा कोई अधिभोगी रैयत अंतरित करता है। जैसा कि हमने धारा 46 में अंतरण का जो नियम पढ़ा था, वही धारा 46 का जो अंतरण का नियम था यहाँ पर आपका लागू होगा। तो धारा 46 में जो 3 हमने बताया था उसमें 7 वर्षों वाला जो सिस्टम था, वही सिस्टम यहाँ पर भी आपका काम करेगा और अपने जोत के अधिकार का अंतरण वह कर पाएगा। यहाँ पर धारा 48 ये बोलता है कि जो भी है धारा 46 में जो छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में जो नियम दिया गया है, भूधृति का अगर स्थिर है या ऐसा भूमि उसी रीति रिवाज से अंतरित कर सकेगा जैसा कि अधिभोगी रैयत का अंतरण जो हमने पढ़े थे, अधिभोगी रैयत का धारा 46 में जो अंतरण था, उसी अंतरण का अधिकार इसमें भी आपको मिल जाता है, उसी अधिकार का अंतरण इसमें मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, तो फिर 48 का क क्यों लगाया गया? 48 में एक क नाम से भी एक धारा जोड़ा गया। तो 48 का क क्या कहता है? 48 का क कहता है कि कोई भी न्यायालय या किसी न्यायालय, 48 का क कहता है किसी भी न्यायालय द्वारा भूइंहरी भूधृति के अधिकार का विक्रय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। यानी कि भूधृति अधिनियम का कोई भी आदेश पारित जो है कोई भी न्यायालय नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, जहाँ तक समझ रहा हूँ मैं। और बार बार देखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, परंतु कोशिश करेंगे तो आ ही जाएगा। 49 में क्या कहता है? धारा 49 में क्या कहता है? धारा देखिए, शॉर्टकट में समझेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मीडियम मार्ग को अपनाइए, मध्यम मार्ग में चलिएगा तो दोनों तरफ पकड़ा जाएगा, न छूटेगा प्रश्न न आपका काम होगा। और इतना जान लीजिए कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वीडियो में क्या क्वालिटी है। बहुत ही बढ़िया ढंग से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। धारा 49 क्या कहता है? धारा 49 यह कहता है कि धारा, बहुत ज्यादा समझने का जरूरत नहीं, धारा 46, इसलिए 46 को पढ़ाएं। धारा 47, धारा 48, 49 में कहता है कि धारा 46, धारा 47
और धारा 48 में रहते हुए एकदम सटीक याद रखेंगे। धारा रहते हुए कोई अधिभोगी रैयत, कोई भी अधिभोगी रैयत, कोई अधिभोगी रैयत, कोई अधिभोगी रैयत धारा 46, धारा 47, धारा 48 में रहते हुए कोई भी अधिभोगी रैयत या अधिभोगी रैयत था या क्या था, भूइहरी कुटुंब, भूइहरी कुटुंब धारा 46, 47, 48 में रहते हुए कोई भी अधिभोगी रैयत या भूइहरी कुटुंब जो होगा उसका कोई भी सदस्य, यानी कि भूइहरी कुटुंब का कोई भी सदस्य जो धारा 48 में, जो धारा 48 में निर्दिष्ट हो, धारा 48 में निर्दिष्ट यानी कि वर्णित हो, निर्दिष्ट हो यानी कि वर्णित हो, वर्णित नहीं लिखने का जरूरत है, निर्दिष्ट हो किस किन प्रयोजनों से अंतरण कर सकेगा, किन किन प्रयोजनों से अंतरण कर सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि धारा 46 और 47 और 48 में जो अधिभोगी रैयत और भूइहरी कुटुंब में कोई भी सदस्य किन नियमों के आधार पर अपनी भूमि का अंतरण कर सकेगा, कैसी स्थिति होगी तो अंतरण कर सकेगा। तो मुझे लगता है कि यह आपका बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, यह हेडिंग आपको याद रखना है। यह जो रजिस्ट्री करवाते हैं उन वकीलों का काम है, जैसे हम लोग का काम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो मैं शॉर्टकट में बता सकता हूँ कि कैसे किस प्रकार से प्रयोजन से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बेच सकते हैं। तो पहला होता है कि किसी भी प्रयोजन में, अगर समझिएगा इस टर्म को समझिएगा, यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, एक फैक्ट्री में यहाँ पर लगा रहा हूँ जो कि केमिकल की फैक्ट्री है और यह भूमि मेरी है। मैं एक जनरल कास्ट का हूँ, मैं एक सामान्य कास्ट का हूँ, ठीक है, मैं एक सामान्य कास्ट का हूँ। मैं यहाँ पर एक भूमि जो है वो मेरी भूमि है, अपनी भूमि है, जिसमें मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, परंतु जो हाईवे है यहाँ पर है और इस दौरान यह भी एक जनरल का ज़मीन है और ये जो रास्ता जो आती है, ये जो एरिया है, यह सड़क एसटी या एससी का या एसटी का यानी कि सीएनटी भूमि है। तो मेरा तो काम अटक जाएगा क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिलेगी जाने की हमें रास्ता नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में वह इस जमीन को ट्रांसफ़र कर सकता है इसे, ऐसी स्थिति में इस भूमि का वह ट्रांसफ़र कर सकता है। किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेगा, बोलेगा कि नहीं उसको रास्ता नहीं था, वहाँ पर कोई काम हो रहा है जिसका उद्देश्य सभी को रोजगार प्रदान करना है, वेलफेयर का काम है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे रास्ता देने के लिए इस जमीन को उसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि अगर किसी प्रकार का खनन कार्य हो रहा है, यानी कि ओपन खनन हो रहा है और ओपन खनन हो रहा है जो कि राज्य सरकार के अधीन प्रयोजन में है और वह प्रयोजन में खनन कार्य में आपका जो सीएनटी भूमि आ जाती है तो उसका वह अंतरण कर सकेगा, सीएनटी भूमि आएगी तो अंतरण कर सकेगा। इस प्रकार का जो प्रयोजन होगा तो ऐसी स्थिति में वह अंतरण कर पाएगा। सॉरी। अब धारा 50 क्या कहता है इस बारे में बात करें। समझ गए ये बात तो, यानी कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री लगेगी या खनन होगा
तो उस जगह में अगर रास्ता का मामला बनता है या खनन के बाद जो राज्य सरकार हो या कोई भी वहाँ पर खनन कार्य कर रहा हो, कंपनी हो, तो उसके लिए भी वह मामला वैसे ही बन जाता है कि वहाँ पर रास्ते के अनुसार आपको उस जमीन का अंतरण कर सकते हैं। अब धारा 50 क्या कहता है? सीएनटी की धारा 50 कहता है कि भूस्वामी द्वारा भूधृति जोत का अर्जन किस प्रकार से होगा। भूधृति के जोत का अर्जन किस प्रकार से होगा, इसे हेडिंग देंगे जोत का अर्जन। इसमें एक लाइन याद रखेंगे कि धारा 46 जो कि हमने पढ़ा दिया, धारा 46 और धारा 47, धारा 46 और धारा 47 में किसी की भी बात हुआ हो तो वह उपायुक्त के पास आवेदन देगा। किसके पास? उपायुक्त के पास आवेदन देगा। उपायुक्त के पास आवेदन देगा तो उपायुक्त पूछेगा कि किन प्रयोजन से आपको यह जोत को फिर से अर्जन करना है। तो जोत को अर्जन करने के लिए प्रयोजन आपको बताना होगा कि हम शिक्षा के संबंध में ये कर रहे हैं, या राज्य सरकार कोई खनन कार्य करने के लिए हो रहा है, या हम कहीं फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम अर्जन उसको कर सकेंगे। ये आपका 50 कहता है। इसी में कहता है कि आपको उपायुक्त जो आपका भूमि का बाजार जो मूल्य है उसके अतिरिक्त जो इस अधिनियम में अधीन अर्जित हितों के धारक जो है, जो वहाँ के हित धारक हैं, उनको क्या जरूरी है उसमें, या जॉब देना पड़ेगा, काम में रखना पड़ेगा, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस प्रकार से वहाँ पर अगर मंदिर था, वहाँ पर अगर मस्जिद था तो उसको आपका निर्माण कार्य करना होगा, या कब्रिस्तान संस्थान हो तो ऐसे में अर्जन में प्राधिकृत नहीं कर पाएगा अगर वो सारी व्यवस्थाएं आप नहीं देते हैं। तो धारा 51 क्या कहता है? धारा 51 कहता है कि भूमि के अर्जन के बाद, अगर भूमि अर्जन हो जाती है, भूमि के अर्जन के बाद, भूमि के अर्जन के बाद, भूमि के अर्जन के बाद पर्याप्त जितना भुगतान का बात हुई हो उतना भुगतान, पर्याप्त भुगतान पाने के बाद, बोलता भूमि के अर्जन के बाद पर्याप्त भुगतान पाने के बाद भूस्वामी द्वारा भूमि के अर्जन के बाद पर्याप्त भुगतान पाने के बाद भूस्वामी द्वारा क्या होगा? अभिधारी मतलब जो ले रहा है, अभिधारी को अंतरण की सूचना देगा। अंतरण की सूचना देगा, सूचना हो जाएगा। उसके बाद आपका अर्जन संभव होगा, फिर अर्जन कर सकते हैं। अर्जन संभव होगा, यानी कि धारा 51 यह कहता है भूमि के अर्जन के बाद, अगर भूमि को अर्जन करना चाह रहे हैं या भूमि का अर्जन होना है तो भूमि के अर्जन के बाद आपको क्या करना होगा? उसको जो पर्याप्त भुगतान है उसको पाने का वह अधिकारी है, उसे पर्याप्त भुगतान आप दे दें। पर्याप्त भुगतान देने के बाद अगर उसे आप सूचना देंगे कि हमने पर्याप्त भुगतान आपको दे दिया है, जब पर्याप्त भुगतान आपने दे दिया है तो फिर आपको वह भूमि अर्जन करने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो ऐसे में आप भूमि का अर्जन कर सकते हैं। यह आपका 51 तक आ गया यहाँ पर, ठीक है। वो 44 से 50 तक मैंने लिखाया था, लेकिन 44 से 51 तक यह चला जाता है। अर्जन का अधिकार, क्योंकि
इसलिए कि पहले 44 51 को इस प्रकार से नहीं शामिल किया गया था, अब 51 को शामिल करके दिया गया। तो अध्याय 9 क्या कहता है, चलते हैं अध्याय 09 पर। अध्याय 09 जो है आपका लगान के बारे में साधारण उपबंध है, लगान के बारे में उपबंध है, लगान के बारे में उपबंध है। यहाँ ये 52 से 63 तक जाता है, धारा 52 से धारा 52 से 63 तक का यह मामला बनता है। तो धारा 52 में क्या कहता है, धारा 52 कहता है, धारा 52 कहता है कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत करार में भुगते, किसी भी रजिस्ट्रीकृत करार में भुगते जो होगा वह नगद लगान किसी वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा। यानी कि प्रत्येक तिमाही मतलब एक वर्ष में 12 महीना हो गए, 12 को अब 3 महीना में 4 समान किस्तों में, यानी कि 10 रुपया दे रहा है तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 आपको लगान यहाँ पर देना होगा। यह धारा 52 कहता है। धारा 53 क्या कहता है, धारा 53 कहता है कि लगान का जो भुगतान होगा वह माल कचहरी, जो माल कचहरी हमारा होता है, माल कचहरी यानी कि जहाँ पर माल कचहरी या ऐसे अन्य स्थान जहाँ भूमि लगान का रसीद कटता हो, या डाक मुद्रा कोष हो, या फिर भूमि लगान का रसीद कटने का मतलब है जहाँ लगान कटता हो, वह बहुत जगह रजिस्ट्री ऑफिस में भी कटता है, प्रखंड में भी कटता है, तो उस जगह में आपको जाके उसका रसीद कटाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 53 यही बोलता है। तो 54 क्या बोलता है, 54 बोलता है कि लगान या उस पर देय ब्याज दोनों का भुगतान का रसीद भूस्वामी के द्वारा दिया जाएगा। दोनों जो जमीन का लगान चुकाएगा उसका और उपायुक्त के यहाँ उसका जो रसीद देगा, और अगर रसीद नहीं देता है, अगर रसीद नहीं मिलता है तो वह इसकी शिकायत उपायुक्त के यहाँ कर सकती है। अगर रसीद नहीं देता है तो इसकी शिकायत आप उपायुक्त के यहाँ कर सकता है। धारा 54 हो गया। इसी प्रकार से धारा 55 और 56 जो है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 54 के बाद हम सीधे धारा 58 में चलेंगे। तो धारा 58 क्या कहती है, धारा 58 क्या कहती है उस बारे में बात करेंगे। तो धारा 58 जो है लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज के बारे में बात करती है। लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज किसके बारे में, लगान पर बकाया और ब्याज पर बात करती है। लगान पर बकाया और ब्याज पर बात करती है। तो क्या कहती है धारा 58, लगान पर ब्याज का क्या स्थिति है। अगर इसमें कहा गया है कि अगर भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक 6.25, ये पूछता है 6.25%, 6.25% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होगा, 6.2% का सिंपल इंटरेस्ट होगा, और अगर अगले किसी वर्ष तक, अगले जो कृषि वर्ष है उस तक अगर संपूर्ण लगान का भुगतान नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ब्याज 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा, 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा 58 बोलता है। तो 59 क्या बोलता है, बेदखली एवं बकाया, बेदखली एवं बकाया के बारे में बात करता है। 59 बेदखली एवं बकाया के बारे में बात करता है।
कहता है कि लगान नहीं दिए जाने की स्थिति में, लगान नहीं दिए जाने की स्थिति में भूस्वामी जो है वो पट्टे को रद्द कर सकता है। भूस्वामी वह पट्टे को रद्द कर सकता है, या 59 बोलता है। 60 में यह बोला गया है कि 60 में बोला गया है कि काश्तकारी का लगान, जो काश्तकारी है उसका लगान, काश्तकारी का प्रथम भार होगा, काश्तकारी का प्रथम भार होगा, और काश्तकारी विक्रय की तारीख के पूर्व लगान मुक्त करके अगले को देगा। इसलिए लगान यहाँ पर 60 में जो कहा गया है कि काश्तकारी का लगान काश्तकारी का प्रथम भार होगा, परंतु यदि काश्तकारी ने विक्रय लगान में बकाया रखा है और भुगतान कर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकारी को विक्रय की तारीख के पूर्व तक के लगान को मुक्त करके पुनः उसे देगा। इस प्रकार की बातें इसमें होगा, यानी कि प्रथम के ऊपर ही वह भार रहेगा। धारा 61 क्या कहता है? 61 कहता है कि वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण होगा। 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 वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण होगा, यानी कि लगान जो होगा वह वस्तु रूप में भी चुकाने का भूस्वामी द्वारा लगान में धन लगान के रूप में अंतरण करने के लिए अगर सक्षम ना हो तो वह यह भी अपना उपायुक्त से बात करेगा कि सर मैं इसे कैश में देने पर अभी मतलब उस लायक नहीं हूँ कि कैश में दे सकता हूँ, तो उसे धन के बदले में आपका वस्तु रूप में भी लगान निर्गत किया जाता है। यानी कि अगर धान की खेती हुई है और धान की बिक्री नहीं हो पाई है तो वह धान को ही लगान के रूप में दे सकता है। यह उपायुक्त के पास वह आवेदन देगा। यह 61 बोलता है। 62 बोलता है आपका 62 बोलता है आपका कि अगर 62 बोलता है आपका कि अगर किसी भी भूस्वामी द्वारा उसका अगर लगान को बढ़ाया जाता है तो उसके लिए जो राजस्व है या जो राजस्व है उसके वो डीसी के पास आवेदन दे सकता है कि वो उसका जो लगान है वो अपरिवर्तित रहे, लगान में परिवर्तन ना किया जा सके। यानी कि जो 62 कहता है कि रूपांतरित लगान जो होगा वह अपरिवर्तित रहने की कालावधि तक वर्णित होगा। यानी कि 62 में कहता है कि भूधृति क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर उपायुक्त के आदेश अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार रूपांतरण संभव हो सकेगा। इसी प्रकार से आपका आता है 63। धारा 63 का आप हेडिंग देंगे या धारा 63 को इस रूप में समझेंगे कि यहाँ पर भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त कोई भी अवैध रकम वसूली नहीं की जा सकेगी। यहाँ पर अवैध रकम का कहने का मतलब है लगान के अलावे किसी अन्य प्रकार की मांग नहीं कर सकता है। मैंने लगान के अलावे बोलेगा कि नहीं हमको और भी 10 रुपया ज़्यादा दे दो, तो वैसे इसमें मेंशन नहीं है कि 63 आपको साफ सुथरा बोलता है कि लगान के बाद जो है आपको लगान ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक 63 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें। आज का क्लास यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग 9 को पढ़ना चाहते हैं, अध्याय 9 का क भाग, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि अध्याय 9 का जो क भाग है उसे अंतिम वीडियो में मैं बनाऊंगा। जो आपका सबसे अंतिम वीडियो होगा वो आपका 9 का क और जो निष्कर्ष है और जो यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं या जो होने की संभावनाएं हैं उस बारे में जब बात होगी तब वो 9 वाली पर मैं बात करूँगा। और अभी जो आपने इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में देखिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको इसमें
लग रहा है कि और क्या सुधार होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको मैं उस कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो आप सभी जम के तैयारी करें, जनवरी में वैकेंसी आ रही है, जैसा कि न्यूज़ में और भी जो माध्यम है उससे मिल ही रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश करें कि जम के तैयारी करें और इस बार मौका हाथ से जाने ना दें, क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना है, हम लोग उसी योजना के बर्बाद हुए स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए आप लोग बर्बाद ना हो, यूट्यूब का सही इस्तेमाल करें और पढ़ाई करें, पढ़ाई करें और पढ़ाई करें। इसके अलावे आपका कोई कार्य नहीं, क्योंकि अगर आप पीसीएस को क्रैक करना है तो उसका सिर्फ एक ही काम है, उसको इसी प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, जम के पढ़ाई करना है, कोई कसर बाकी ना रहे। धन्यवाद। जोहार।